नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी का जेनेटिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम इसमें आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या है एनसीईआरटी टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाली है। देखो, वापस एक बार सिलेबस की तरफ डिस्कशन करते हुए चलते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, वंशानुगति का आणविक आधार। क्या लिखा है भाई? वंशानुगति का आणविक आधार। कि भाई जो भी वंशानुगति होती है उसमें मॉलिक्यूल्स का क्या रोल होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आई थी, एक पार्ट आया था जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो तो इसे हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, दिस इज रेप्लिकेशन। इस डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम 3 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देखिए, क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह डीएनए से आरएनए, आरएनए से वो प्रोटीन पर होता है। तो रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जो आरएनए बना उसे बोलते हैं, आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां पर 3 वर्ड है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसी किसी में इस आरएनए से जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ, आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसकी खोज टेमिन व बाल्टीमोर ने रोसस सार्कोमा वायरस में की थी। ये किस में होता है? वायरस में। अतः इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेमिनिज्म। रोसस सार्कोमा वायरस एक रेट्रोवायरस है, एकल सूत्रीय आरएनए जिसे रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है। इस डीएनए को सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। कभी कभी यह डीएनए पोषक जीनोम में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार के गतिशील डीएनए को रेट्रोपोजोन या ऑन्कोजीन कहते हैं। ऐसा डीएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बना है तो इसे बोलते हैं क्या? रेट्रोपोजोन या ऑन्कोजीन। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा वाला? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, यही मेन टॉपिक था अपना। देखो, हमारी बॉडी में एक डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपी बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। अदर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो अपनी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ओनली डीएनए है जो अपनी कॉपी बना सकता है। अदर मटेरियल और भी, जैसे कि सेंट्रियोल भी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल साइकिल के अंदर एस फेज आती है। इंटरफेज की एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए अपना अमाउंट क्या करता है? डबल करता है। और ये डबल किया हुआ अमाउंट किस फॉर्म में? गुणसूत्रों के फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए मेंटेन रहता है जनरेशन टू जनरेशन। केवल डीएनए ही एक ऐसा अणु है जिसमें स्वप्रतिकरण की क्षमता होती है, इसलिए डीएनए को जीवित अणु या लिविंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं की संज्ञा दी गई है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है। डीएनए प्रतिकरण की अर्ध संघर्ष की विधि को सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया। डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि इसमें जो एक स्ट्रैंड बनती है वो पुरानी होती है और एक स्ट्रैंड जो बनती है वो नई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इनके पश्चात इस विधि को मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में ई कोलाई पर प्रयोग करके तथा टेलर ने 1988
1958 में विषयी फेबा पर प्रयोग करके इस विधि को सत्यापित किया। अब ये प्रोसेस क्या और कैसे है, देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग डीएनए से ही डीएनए बना रहे हैं, तो यहाँ हमें 3 टाइप के मेनली हम बोलते हैं एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है हेलिकेज एंजाइम, एक होता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, एक होता है एसएसबी एंजाइम, जो क्या करते हैं देखिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं। ये किसके थ्रू तोड़े जाते हैं, तो ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इस तरह से इनके बॉन्ड को तोड़ता है। यहाँ हम बना रहे हैं डीएनए, तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं इनके बारे में भी दिया हुआ है। हमारे लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक एंजाइम जो दिए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बोल रहा है कि नई श्रृंखला का निर्माण हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। यदि डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से है, डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से, तो ये 3' to 5' है और ये 5' to 3' है। तो 5' से 3' यहां से तो बनेगी इस तरह से, क्योंकि ये 5' हो गया और ये 3' हो गया, और इधर बनेगी इस तरह से, ये 5' ये 3', ये 5' और ये 3'। तो एक तो बनती है कंटिन्यूस और एक बनती है डिसकंटिन्यूस। एक क्या बनती है बेटा, डिसकंटिन्यूस। जो डिसकंटिन्यूस बनती है उसे तो हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, और जो कंटिन्यूस बनती है वही हम उसके लिए लैगिंग स्ट्रैंड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां पर देखिए नई श्रृंखलाओं का निर्माण कहाँ होता है, नई श्रृंखलाओं का निर्माण हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, और मुख्य एंजाइम डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और ये 3 टाइप के, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड एंड पॉलीमरेज थर्ड। अब ये किस डायरेक्शन में काम करते हैं, याद रखना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग ने खोजा था, इसलिए कॉर्नबर्ग एंजाइम भी से बोलते हैं। प्रतिकृति में न्यूनतम सक्रिय प्रतिकृतिकरण का मुख्य एंजाइम, मेन एंजाइम रेप्लिकेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 5 to 3 डायरेक्शन, बहुलीकरण और श्रृंखला का निर्माण होता है। हाँ, छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है डीएनए पॉलीमरेज, छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, और ये भी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहां पर ये लंबी श्रृंखला, तो मेन एंजाइम कौन सा हो गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आरएनए प्राइमर को हटाता है, आरएनए प्राइमर को हटाता है, ये नहीं हटाता और ये नहीं हटाता। यहां पर 3 एंजाइम है हमारे पास में। अब आगे देखिए यहाँ पर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये है रेप्लिकेशन फोर्क, ये क्या बताया इन्होंने, रेप्लिकेशन फोर्क है। अब यहाँ पर ये हमारे पास में 5' to 3', 5' to 3' कंटिन्यू बन रही है, और ये कैसी बन रही है, डिसकंटिन्यू। इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये है लैगिंग स्ट्रैंड, कौन सी वाली, लैगिंग स्ट्रैंड है, और ये वाली कौन सी होती है, ये होती है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूस बनती है उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, याद रखना, और जो डिसकंटिन्यूस बनती है उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या असतत श्रृंखला। ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह काम करती है, और ये भी क्या करती है, टेम्पलेट की तरह काम करती है। यहाँ पर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। सबसे पहले तो इनमें प्राइमर जुड़ता है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड को लाकर इनसे क्या करवाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्वाइन करवाता है। कंटिन्यू जो बनती है उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और डिसकंटिन्यू जो बनती है उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब इनके बीच में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं वहां से लाइगेज एंजाइम डीएनए लाइगेज इनको जोड़ देगा, और इस श्रृंखला को क्या करेगा, कंटिन्यू करवाता है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 डीएनए जो होते हैं उससे नया डीएनए बन जाता है, एक तरह तो ये वाला और एक ये वाला। धीरे धीरे ये पूरा इस तरह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम
SSB एंजाइम, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम, वो यहाँ होते हैं SSB एंजाइम। ये खुली हुई संरचनाओं को पकड़ के रखने का काम करते हैं। SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए इधर सबसे पहले तो क्या हो रही है, अनबाइंडिंग हो रही है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक होना क्या कहलाता है, अनबाइंडिंग। हाइड्रोजन बंध टूटने लगते हैं, दोनों श्रृंखलाओं के पृथक होने लगती हैं और अकुंडलन की क्रिया निश्चित स्थान से प्रारंभ होती है, जो प्रतिकृति उत्पत्ति या इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओराई साइट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट में केवल एक इनिशिएशन पॉइंट पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में कई इनिशिएशन पॉइंट होते हैं, अर्थात अकुंडलन की क्रिया के साथ अनेक बिंदुओं से प्रारंभ होती है। किसमें, यूकैरियोट में। एंजाइम या प्रोटीन अनबाइंडिंग। हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले बताया था, आरंभिक स्थल पर हेलिकेज एंजाइम अकुंडलन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है और हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। हेलिकेज के लिए सहायक कारक कौन सा है, Mg+2। SSB सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो डीएनए में हाइड्रोजन बंध को पुनः बनने से क्या करता है, रोकता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जिसे प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज भी कहा जाता है, लाइन करना, प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज अति कुंडलन के कारण उत्पन्न तनाव को क्या करता है, ये कम करता है। डीएनए प्रतिकृति की क्रिया प्रोकैरियोट में कुछ मिनट में, जबकि यूकैरियोट में कुछ घंटों में पूरी हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में तो कुछ मिनट में और यूकैरियोट में कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। अब नई श्रृंखला का निर्माण, अभी हमने देखा था ये हम देख ही चुके थे कि भाई किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो कंटिन्यू और एक डिसकंटिन्यू बनती है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। देखिए आगे चलते। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की कमी होती है तो डीएनए प्रतिकृति को आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही एंजाइम कम है। प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज की तरह आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। आरएनए प्राइमर या आरएनए की छोटी श्रृंखलाएं होती हैं, वो प्रतिकृति को क्या करती हैं, आरंभ करवाती हैं। डीएनए खंडों को जोड़ता है डीएनए लाइगेज। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की। ये देखिए, ये तो कंटिन्यूस बन रही है और ये डिसकंटिन्यूस बन रही हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग, और इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये दोनों किस तरह काम करती है, टेम्पलेट की तरह। नई श्रृंखलाओं का निर्माण आरंभ करने के लिए एक विशेष प्रकार के आरएनए की आवश्यकता होती है, जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं, और वो यहाँ पर ऐड होता है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर निर्माण को एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे प्राइमेज उत्प्रेरित करता है। आरएनए प्राइमर का निर्माण 5 to 3 डायरेक्शन दिशा में होता है। इसको याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आरएनए प्राइमर का निर्माण हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है और नई श्रृंखला बनाए जाने पर इस आरएनए को हटा दिया जाता है। फिर यहाँ से ये आरएनए प्राइमर क्या होता है, हट जाता है। नई श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म से प्राप्त होते हैं और केंद्रक द्रव्य में सभी न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं, जैसे कि DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, डीऑक्सीराइबोज ट्राइफॉस्फेट। प्रतिकरण के दौरान सभी न्यूक्लियोटाइड के दो फॉस्फेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है यही ऊर्जा रेप्लिकेशन के काम में आती है। रेप्लिकेशन ऊर्जा के हिसाब से एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। रेप्लिकेशन के दौरान डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यह दोहरा कार्य करते हैं। यह क्रियाधार के रूप में भी कार्य करने के अतिरिक्त बहुलीकरण के लिए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जु को एक साथ पृथक नहीं होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडल छोटे छोटे भागों में खुलते हैं, जिससे प्रतिकृति 2 डायरेक्शन में होती है, 2 दिशाओं में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए पॉलीमरेज 2 श्रृंखलाओं को निर्मित करता है, एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है डिसकंटिन्यूअस, सतत, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। यह टेम्पलेट की 5 to 3 डायरेक्शन दिशा पर बनती है और यह प्रतिकृति द्विदिशा की दिशा में निर्मित होती है। असतत, जिसे हम लैगिंग बोलते हैं, यह टेम्पलेट की 5 to 3 दिशा में बनती है।
याद रखना इन दोनों को, यह टेम्पलेट की 5 to 3 दिशा में बनती है और यह टेम्पलेट की 3 to 5 डायरेक्शन में बनती है। जो कंटिन्यू होती है ना, वो कंटिन्यू जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन बनती है। टेम्पलेट की 5 to 3 डायरेक्शन पे बनती है, क्योंकि टेम्पलेट क्या था अपना 3 to 5 वाला। यह प्रतिकृति दिशा की विपरीत दिशा में होती है, द्विशाखा की, डीएनए की जो द्विशाखा उसकी विपरीत दिशा में निर्मित होती है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। प्रतिकरण की अर्ध संरक्षण विधि में प्रत्येक संतति डीएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मूल डीएनए अणु है तथा दूसरी श्रृंखलाओं के संश्लेषण द्वारा निर्मित होते हैं। अर्ध संरक्षण विधि में प्रत्येक संतति डीएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मूल डीएनए अणु से ही आता है तथा दूसरी श्रृंखला संश्लेषण द्वारा निर्मित होती है। ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास में डीएनए मॉलिक्यूल था, क्या था हमारे पास में, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहां पर इस डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें होगा रेप्लिकेशन, तो ये इस तरह से ओपन हो गया, इस तरह से ओपन हो गया। तो नई श्रृंखला जो बनेगी, नई श्रृंखला तो एक तो इस तरह से बनेगी और हम मानते हैं कि एक इस तरह से बनेगी। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल बना, इसमें ये वाली जो साइड है ये तो क्या है पुरानी और ये वाली क्या है नई। तो यही तो बात बोल रहे हैं कि एक तो कहां से आती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो मूल से आती है और दूसरी जो सिंथेसिस की जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। एक तो उसमें नई होती है और एक पुरानी श्रृंखला होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। अभी तक हमने पढ़ा डीएनए से डीएनए कैसे बनाया जाता है, अब हम पढ़ेंगे डीएनए से आरएनए का निर्माण। अब डीएनए से हम आरएनए का निर्माण करें तो 3 टाइप के आरएनए बन सकते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा और टीआरएनए बनेगा। देखिए इधर, अब इसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुलेखन, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से केवल याद रखना एक श्रृंखला ही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है और इस श्रृंखला को एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये रहा हमारा डीएनए और ये वाली स्ट्रैंड ही किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये वाली स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट कर रही हैं ओनली डीएनए से आरएनए बनाने पर। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट नहीं करती उसे हम कॉर्डिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, कॉर्डिंग या सेंस स्ट्रैंड। अब आप लोग याद रखना कि भाई जो काम करता है या कोई भी काम स्टार्ट करता है या कहीं से भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो अल्फाबेट ए को याद रखते हैं। किसको, ए को। तो जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो एंटीसेंस, क्या है भाई, एंटीसेंस और टेम्पलेट है, एंटीसेंस और टेम्पलेट। और जो काम नहीं कर रहा वो सेंस और कोडिंग है। क्या है भाई, सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड है। अब जिसमें एंटी सेंस आ गया तो टी अपने आप ही आ जाएगा, वो टेम्पलेट होगी। एंटी मतलब टी आ गया और टेम्पलेट भी वही होगी। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड बोल दो या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दो, जो है वो ही एमआरएनए, आरएनए या टीआरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जिसका नाम बड़ा, याद रखना जिसका नाम बड़ा होगा वही आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो टेम्पलेट का नाम बड़ा है और एंटीसेंस का नाम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा है वही काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एंटीसेंस ही क्या करती है, इस श्रृंखला को एंटीसेंस कहते हैं और यही किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इस श्रृंखला का एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं और एक श्रृंखला जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डीएनए का वह खंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे सिस्टोन कहा जाता है और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। ये यूं बोल रहा है कि हमारा पूरा डीएनए ऐसा है, तो इस डीएनए में पूरा डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता। मान लीजिए कि हमारा ओनली ये वाला डीएनए, केवल इतना सा डीएनए ही पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टोन। तो किसी डीएनए में बहुत सारे सिस्टोन हो सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे सिस्टोन हो सकते हैं और किसी में केवल एक ही सिस्टोन होता है।
यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जबकि प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बना देता है। तो कौन सा वाला कौन कौन सा बनाता है देखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, ये 28S, 18S और 5' प्रकार के आरएनए के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। सेकंड, मैसेंजर आरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है। और थर्ड, टी याद रखना, थर्ड में क्या आता है, टी, तो थर्ड वाला टी को बनाता है और साथ में 5S आरएनए व SN आरएनए के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाएगा, सेकंड एमआरएनए बनाएगा और थर्ड टीआरएनए बनाएगा। तो 3 पॉलीमरेज, तीनों के काम हैं। चलिए अब जो हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उस यूनिट को हम बोलते हैं अनुलेखन यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है टर्मिनेटर। देखिए डायग्राम में हमारे पास में ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसमें हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम प्रमोटर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, और ये बीच वाला जो होता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चरल जीन। अब हमारे पास में 2 हैं, एक तो टेम्पलेट रज्जू और एक कोडिंग रज्जू। इस टेम्पलेट की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वही हमारे पास किसके पास में, एमआरएनए या आरएनए के पास में होगी। लेकिन बस इतना सा डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो थाइमिन है आरएनए में वो यूरेसिल में बदल जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसकी पूरी, या तो हम बोल दें कि इसकी पूरी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, या फिर इसकी बिल्कुल जैसी होगी और थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। जो कोडिंग होगी ना उसकी पूरी कॉम्प्लीमेंट्री होगी आरएनए में, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो टेम्पलेट पार्टिसिपेट करता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। देखिए सुनिए, रज्जु की विपरीत ध्रुवत की ओर होते हैं। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है। चूंकि विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा 5 to 3 डायरेक्शन की ओर ही उत्प्रेरित होता है। स्टैंडर्ड जिसमें पोलैरिटी 3 to 5 डैश की ओर हो वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। वह स्ट्रैंड जिसमें पोलैरिटी क्या हो, 3 to 5 हो, 100% 3 to 5 होगी, वही किसकी तरह काम करेगी, वही टेम्पलेट की तरह काम करेगी। क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है इसलिए टेम्पलेट को 3 to 5 होना ही पड़ेगा और इसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवता 5 to 3 वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। क्या होगा, आरएनए जैसा, बस थाइमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होगा और अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जु जो किसी भी चीज के लिए कूट लेख नहीं करता, कूट लेखन रज्जु कहलाता है। क्या बोलेंगे उसे, जो किसी भी रज्जु के लिए कूट लेखन नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस स्टैंड। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं कूट लेखन रज्जु से बने होते हैं और उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई की परिकल्पनिक अनुक्रमणा नीचे दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये हमने देख ली। अब क्रियाविधि की बात करें तो कैसे होती है, वही इसको भी स्टार्ट करने के लिए कुछ सिग्मा फैक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। देन आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपि करने की प्रक्रिया को ही अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ सार युग्म बनाता है। अनुलेखन की क्रिया 3 भागों में विभाजित होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन।
इनिशिएशन के लिए कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बोला ना आरएनए पॉलीमरेज होगा और जिसमें सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा, ये यहाँ पर पूरा बाइंड होगा और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये हो गया इनिशिएशन। धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहेंगे तो नीचे वाली जो स्ट्रैंड है, नीचे वाली जो स्ट्रैंड हमारे टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे और ये आरएनए बनता रहेगा। एक लास्ट हमारा यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि रो फैक्टर आ चुका है। रो फैक्टर के आने से ये टर्मिनेशन पर रुक जाएगा और ये आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं क्योंकि इसको एज इट इज काम में नहीं लिया जा सकता। क्या क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं। देखिए इधर सबसे पहले तो है इनिशिएशन। डीएनए में प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तथा अनुलेखन का प्रारंभन होता है और सिग्मा कारक डीएनए प्रमोटर साइट को पहचानता है। आरंभ स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़कर उन्हें पृथक कर देता है। इनमें से डीएनए की एक श्रृंखला अनुलेखन में भाग लेती है और अनुलेखन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। कहाँ होता है बेटा, 5 से 3 दिशा में होता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड के नाइट्रोजन सारों के सामने पूरक राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। कहाँ पर, एंटीसेंस, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं और जब यह ट्रांसक्रिप्शन में उपयोग में आते हैं तो पायरोफॉस्फेट एंजाइम द्वारा प्रत्येक एनटीपी से 2 फॉस्फेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ही ट्रांसक्रिप्शन की क्या होती है, काम में आती है। अब इलोंगेशन है। आरएनए पॉलीमरेज ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में क्या करता है, पॉलीमराइजेशन कराता है। डीएनए पॉलीमरेज कुंडलिन को आगे खुलने व उसकी दृढ़ीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य पूरक न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाता रहता है और लास्ट में यदि इनको क्या पता चल गया, टर्मिनेशन, एक लूप बन जाता है। टर्मिनेशन साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से क्या, डीएनए टेम्पलेट से पृथक हो जाता है। प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन साइट को रो फैक्टर द्वारा पहचाना जाता है और रो फैक्टर विशिष्ट प्रोटीन जो समापन में सहायता करता है। लक्षणों की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर अनुक्रमों के द्वारा प्रभावित होते हैं। चूंकि कभी कभी प्रमोटर अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं और इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते। ये पहचानना भी क्या है, जरूरी है। अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर पूरा डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता। जो डीएनए पार्टिसिपेट करता है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्प्लिट जीन बोल रहे हैं। ऐसे जीन जिसमें निष्क्रिय भाग के साथ साथ क्रियाशील भाग भी उपस्थित हों और निष्क्रिय भाग को इंट्रॉन तथा क्रियाशील भाग को एक्सॉन कहते हैं, ऐसी जीन स्प्लिट जीन कहलाती हैं। सुकेंद्री यूकेरियोट में जीन विखंडित होते हैं और कूटलेखन अनुक्रम अभिव्यक्त अनुक्रमों को एक्सॉन कहते हैं और इंट्रॉन वे अनुक्रम होते हैं जो परिपक्व या संदधित आरएनए में मिलते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन द्वारा अंतरोपित होते हैं, मतलब बीच बीच में ये कनेक्ट होते हैं। डायग्राम ये रहा इंट्रॉन, ये रहा एक्सॉन, ये रहा इंट्रॉन, ये रहा एक्सॉन। ये जो हमें आरएनए मिला इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों थे, तो हमें क्या करना होता है, इन इंट्रॉन को हटाना होता है। इंट्रॉन क्या है, इसमें से हटा दिए जाते हैं। इंट्रॉन हटा दिए जाएंगे। यहां पर जो फंक्शनल पार्ट है उनको रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ओनली एक्सॉन को रखा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, एक्सॉन, जो क्रियाशील भाग है। क्रियाशील भाग क्या है, एक्सॉन, और इंट्रॉन क्या होते हैं, अक्रियाशील भाग, उनको हटाना होता है। स्प्लिट जीन के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ऐसा आरएनए बनता है
जिसमें क्रियाशील के साथ साथ निष्क्रिय क्रम भी उपस्थित होते हैं, इसे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है उसमें क्रियाशील और अक्रियाशील दोनों पार्ट होते हैं। तो अक्रियाशील पार्ट को हटाना और क्रियाशील को रखना, और ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए या हेट्रोजीनस आरएनए। ये अस्थायी होता है, इसमें कैपिंग और टैलिंग की जाती है। कैपिंग क्या होता है, 5' एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन को जोड़ दिया जाता है, इसे कैपिंग कहते हैं। और 3' एंड पर एडिनाइल बहुत सारे कम से कम 200 से लेकर 300 न्यूक्लियोटाइड को बिना डीएनए टेम्पलेट के जोड़ देते हैं, इसे पॉली ए टेल कहते हैं। यह इसे स्थायी बना देता है। देखो यहाँ पर 5' एंड पे तो गुवानिन जोड़ दिया और 3' पर एडिनाइन जोड़ दिया और इंट्रॉन को यहां से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो एमआरएनए बना वह क्या है, एक्टिव एमआरएनए, और यही आगे जाके पार्टिसिपेट करेगा किसमें, आरएनए बनाने में। या तो एमआरएनए बनाएगा या आरआरएनए बनाएगा या टीआरएनए बनाएगा। यहां तक हमने 2 प्रोसेस पढ़े, कौन कौन से, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो रहेगा कौन सा, ट्रांसलेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो यूनिट है कौन कौन सी, ये जो आरएनए हमने बनाए यहाँ पर, ये तीनों मिलकर और किसके साथ में, राइबोसोम मॉलिक्यूल के साथ में प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।